नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं समान नागरिक संहिता, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में एमपी में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात चल रही है और अभी यह प्रक्रिया के अधीन है और कुछ ही दिनों में ये लागू हो जाएगी। तो आइए समझते हैं आखिर समान नागरिक संहिता होती क्या है। तो समान नागरिक संहिता को अगर हम देखें तो ये संविधान के आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 44 कहाँ पड़ता है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। कौन से? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो आर्टिकल 44 का हम किसके अंतर्गत करते हैं? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अब बात आती है कि आखिर समान नागरिक संहिता लागू करने में समस्या क्यों आ रही है। समस्या इस वजह से आ रही है कि एक होते हैं नीति निर्देशक तत्व और वर्सेस ये होते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 के बीच में भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो दोस्तों बात आती है एक तरफ मूल अधिकार और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व। आखिर किसको वरीयता दी जाए? तो ऐसा माना जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों में और मूल अधिकारों में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है तो मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर वरीयता दी जाती है। अधिकार अर्थात सरल भाषा में बोला जाए तो मूल अधिकार बड़े होते हैं और नीति निर्देशक तत्व छोटे होते हैं। अगर कभी मूल अधिकारों का कानून के द्वारा उल्लंघन होता है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, तो ऐसे में मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि नीति निर्देशक तत्वों को। तो यही वजह है कि जो आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 में उल्लेख मिलता है हमें समान नागरिक संहिता का है। अब समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 आएगा नीति निर्देशक तत्व, और जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो आता है मूल अधिकारों के अंतर्गत। यह मूल अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का है ना। तो होता क्या है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो स्वतंत्रता की जो आज़ादी मिली है लोगों को, वो कहीं ना कहीं कम होती है। यही वजह है कि इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है और कई सालों से ये मामला चल रहा है और अब तक पूरे देश में नीति निर्देशक तक मतलब पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई है। अभी वर्तमान कंडीशन में देखा जाए, वर्तमान में केवल गोवा और उत्तराखंड दो राज्यों में ही लागू है, केवल इन्हीं में लागू है समान नागरिक संहिता। तो आइए चर्चा करते हैं और आगे कि आखिर असल मामला है क्या। चलिए देखते हैं हम फिर। बात करेंगे हम कानून की। कानून आखिर कितने प्रकार के होते हैं? कानून दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपराधिक कानून और एक होते हैं सिविल। ये आपराधिक
और ये होते हैं सिविल सिविल मामले। सिविल में क्या आता है? विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामले सिविल के अंतर्गत आते हैं। और आपराधिक में तभी ये खून खराबा वाले जितने भी मामले आते हैं वो आपराधिक में आते हैं। और समस्या इधर नहीं है, समस्या इधर पैदा हो रही है। रीज़न क्यों? क्योंकि इनके जो हर धर्म के अपने अपने कानून अलग अलग हैं। क्योंकि विवाह से संबंधित अगर देखा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बना हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम अलग बना हुआ है, ऐसे ईसाइयों का अलग बना हुआ है। तो हर धर्म का सिविल मामलों में अपने अलग अलग कानून हैं। और ये कानूनों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनको बढ़ावा मिलने का कारण है दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 के बीच में तो धार्मिक आज़ादी मिली हुई है इनको। धार्मिक आज़ादी आसान भाषा में बोलते हैं। धार्मिक आज़ादी में क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। क्या होता है? धर्म को मानने उसके अनुसार आचरण करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन का अधिकार होता है। तो समस्या यहाँ आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है, अपने मामलों का प्रबंधन कर सकता है। इसी अधिकार की वजह से प्रत्येक धर्म का अपना अपना अलग कानून बना हुआ है। जैसे मुस्लिमों में बना हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है वो शरीयत के कानून के हिसाब से संचालित होता है। और शरीयत का कानून क्या बोलता है विवाह से संबंधित मामलों में कि अगर मुस्लिम व्यक्ति किसी महिला को तलाक देता है तो गुजारा भत्ता उसे नहीं देना होगा। और विवाह से संबंधित मामलों में मुस्लिमों में ये हो गया है यानी कि इनको गुजारा भत्ता नहीं देना होता। ठीक, गुजारा भत्ता नहीं देना होता है। साथ ही ये चाहे तो विवाह कर सकते हैं। ठीक, और अगर जनजातियों में देखा जाए, जनजातियों में क्या होता है, जनजातियों में ऐसा होता है जनजातियों को भी छूट मिली है विवाह से संबंधित मामलों में, क्योंकि जनजातियों को हमारे देश में विशेष संरक्षण मिला हुआ है। विशेष संरक्षण को देने का कारण यही है कि इनकी अपनी एक संस्कृति होती है, इनकी परंपराएं होती हैं, इनकी रीति रिवाज होते हैं, उनको कहीं ना कहीं चोट ना पहुंचे। यही वजह है कि इनको विशेष संरक्षण मिला हुआ है। तो ऐसे मामले आते हैं। जनजातियों का मामला अलग फंस जाता है क्योंकि जनजातियों का अपना अलग संरक्षण मिला हुआ है, मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग बना हुआ है, और हिंदुओं का देखा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम के माध्यम से इनका अलग मामला चलता रहता है। तो ये जो अलग अलग कानून के हिसाब से सब चीज़ें चल रही हैं। और जबकि देश में किसकी बात चल रही है? समान नागरिक संहिता। अब आप लोग सोचोगे कि समान नागरिक संहिता तो आप बोल रहे हैं, लेकिन होती क्या है ये? तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि समान नागरिक संहिता आखिर होती क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा अच्छे से। समान नागरिक संहिता क्या बोलती है कि धर्म,
जाति लिंग की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता क्या बोलती है? एक समान कानून की बात करती है, अर्थात एक देश एक विधान की बात करती है। ठीक, और जबकि हम इधर देखें तो सिविल मामलों में क्या हो रहा है कि इधर तो सभी धर्मों के अलग अलग कानून बने हुए हैं, लेकिन इनके तो क्या सभी धर्मों के अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो समान नागरिक संहिता के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि एक देश होगा और एक विधान होगा, कि एक कानून होगा तो देश की शासन व्यवस्था अच्छे से संचालित हो पाएगी, और जो धार्मिक टकराव जो उत्पन्न हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो धार्मिक टकराव होता है कहीं ना कहीं हम इससे हमारे देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचती है। यही बात है कि मोदी जी भी बोल रहे हैं, जैसे मोदी जी के आपने एक बयान सुना होगा, उन्होंने उसमें कहा था कि जैसे एक उदाहरण दिया था उन्होंने, जैसे कि एक परिवार है और एक परिवार में एक सदस्य के लिए अलग नियम बना दिए जाए और कहीं दूसरे सदस्य के लिए अलग नियम बना दिए जाए, तो क्या उस परिवार का संचालन भली भांति हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार अगर एक देश में हर धर्म के अपने अलग अलग कानून होंगे तो एक देश का संचालन कैसे हो पाएगा? तो यही बात की जा रही है कि अगर पूरे देश में एक समान कानून लागू होगा तो ये जो धार्मिक टकराव है इस पर रोक लगेगी और शासन व्यवस्था अच्छे से संचालित हो पाएगी और सभी व्यक्तियों को समान न्याय भी प्राप्त हो पाएगा। और इसको और विस्तार देते हैं हम, अगली बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात होती है तो क्या दूर तक जाएगी, ऐसा चलिए देखते हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पे नज़र डालें तो आपको पता होगा, अगर हम इसका इतिहास देखें, इतिहास में क्या आता है, साल 1985 की बात है, शाहबानो बड़ा ही चर्चित मुकदमा है, अधिकांश आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो ये इंदौर की रहने वाली महिला थी, इसकी उम्र थी लगभग 65 वर्ष, कितनी 65 वर्ष। इसकी पति का नाम था अहमद और इसके उस टाइम पे लगभग 5 बच्चे थे, तो उन्होंने इसको तलाक दे दिया और ये परेशान हो गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई इन्होंने, तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस अवस्था में ये अपने बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है, अतः इनको गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। तो भाई इस बात से बवाल हो गया, वो जो मुस्लिम धर्म गुरु थे वो नाराज़ हो गए, तो आंदोलन करने लग गए। अब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी को ये डर सताने लगा कि कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हाथ से ना खिसक जाए, तो उन्होंने अपने चुनावी फायदे को देखते हुए उन्होंने एक कानून पास किया। वो कानून क्या था दोस्तों? 1986 में उन्होंने मुस्लिम महिला संरक्षण तलाक
संरक्षण अधिनियम बात कर दी। इससे क्या बवाल मच गया दोस्तों? इससे ये हो गया है कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, उसे कोई भी गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। तो इससे क्या था कि जो मुस्लिम वर्ग था वो संतुष्ट हो गया, है ना। फिर अब ये सावानों की इनको आके न्याय नहीं मिल पाया, है ना। लेकिन अंत में जाके जो मुकदमा दायर हुआ था इसने कहीं ना कहीं हवा तो दे दी थी, है ना, इस प्रक्रिया को लाने के लिए, समझ रहा हो। तो फिर अंत में जाके 2011 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी भी महिला को तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देना होगा। और साथ ही 2017 में एक और मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया था कि जो मुस्लिम धर्म में जो 3 तलाक की प्रथा थी, जिसमें किसी भी महिला को 3 बार तलाक बोल दिया जाए, तलाक मान लिया जाता था, उस पर भी रोक लगा दिया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया है ना। ये अपन ने जान लिया। तो आगे बात करते हैं हम आखिर जनजातियों का भी देख लें मामला। जनजातियों का मामला क्या है ना। जनजातियों में क्या हुआ दोस्तों, राजस्थान की बात है। राजस्थान में क्या हुआ था, ये राजस्थान में एक व्यक्ति थे, ये भाई साहब, है ना, इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया, है ना। इन्होंने अपनी पत्नी जी को तलाक दिया, तो ये चली गई कोर्ट में। अभी जो भाई साहब थे ये कहाँ से, ये मीणा जनजाति से आते थे। मीणा जनजाति, ये मीणा समुदाय है दोस्तों, राजस्थान में जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इनका तर्क क्या था कि मैंने जो विवाह किया है वो हिंदू पद्धति के अनुसार किया है और मुझे तलाक मिलना चाहिए। जबकि इनकी पत्नी ने क्या पक्ष रखा अपना कि मैं मीणा जनजाति से आती हूँ और जनजातियों को विशेष संरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से ये मुझे तलाक नहीं दे सकते हैं, है ना। अभी राजस्थान कोर्ट की बात चल रही है दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की, है। अब ये मुकदमा कहाँ जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में उनने भी ये डिसीजन दिया है कि आखिर ये भाई साहब जो है तलाक नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जनजातियों को विशेष संरक्षण मिला हुआ है। तो यही बात चल रही है कि दोस्तों कि हिंदुओं में देखा जाए तो विवाह के बाद अगर कोई तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देना होगा, ठीक। और वहीं जनजातियों में क्या है मामला, ये तो तलाक ही नहीं दे सकते हैं। और वही मुस्लिम पर्सनल लोग में क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से क्या हो गया है कि इनको गुजारा भत्ता देना होगा। तो ये अच्छा कदम है। फिर भी दोस्तों अभी बहुत से मामले पेचीदा हैं जो जटिल बने हुए हैं, क्योंकि ये तो गुजारा भत्ते की बात होगी, और भी ऐसी प्रथाएँ रीतियाँ हैं जो कहीं ना कहीं कानून को लागू करने में दिक्कत जाती है। जैसे तलाक का मामला हो गया, जैसे 3 तलाक का था, उनमें हलाला भी चलता है, तो वो भी इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको मान्यता प्राप्त है। तो ये जो बहुत सारे इनके अपने अपने जो कानून हो रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं कानून को लागू करने में दिक्कत जा रही है। इसलिए इनको समाप्त करके पूरे देश में एक कानून की बात की जा रही है, क्योंकि कानून की नज़र में दोस्तों सब बराबर होते हैं
और कानून के लिए सब बराबर होते हैं। जब कानून की नज़र में सब बराबर है तो उनके लिए दंड भी बराबर होना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था भी बराबर होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।